हेलो। स्वागत है सभी को इसी क्लास में। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। जो न्यूट्रिशन में आता है, जितने भी जो भी आप खाते हो ज़िंदा रहने के लिए, जो भी बायोमोलिकुलर जो भी एक्टिविटीज होता है, जो भी रिएक्शन होता है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन बॉडी के अंदर बहुत सारे होते हैं ये न्यूट्रिशन के वजह से। जो न्यूट्रिशन यानी जो भी आप फूड खाते हो, जो भी फूड यानी राइस हो गया, राइस कहते हैं। फिर व्हीट में जो आटे होते हैं, आटे से बना हुआ ब्रेड, फिर मीट, फिर प्रोटीन का जितने भी सारे हो गए, फिश, अंडे, एग्स, ये सारे, फिर वेजिटेबल्स, ये सारे हो गए न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से ही आपको एनर्जी मिलता है, जो कि जिस एनर्जी के मदद से आप ज़िंदा रहते हो। तो न्यूट्रिशन यानी जितने भी सारी चीज़ें आप खाते हो वो सारे के सारे हो जाते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन के खाने के बाद उसी चीज़ों से एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म यानी उसी चीज़ों को जो आप खाते हो उसी चीज़ों से बॉडी के अंदर रिएक्शन होता है, और उसी रिएक्शन में कुछ बनते हैं, कुछ टूटते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिज्म अगर आप देखोगे वहाँ पे एक्चुअल में दो प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस में तो जो आप खाते हो वो टूटता है, उसे कहते हैं काटाबॉलिज्म, जो भी टूटता है। और जिस प्रोसेस से जो आप खाते हो उसी प्रोसेस से, उसी प्रक्रिया के द्वारा एक नई प्रोडक्ट का तैयार होना, यानी न्यू प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होने को कहा जाता है अनाबॉलिज्म। ये रहा वो रहा अनाबॉलिज्म। यानी एक तो नई प्रोडक्ट का बनना, उसी प्रोसेस को कहते हैं अनाबॉलिज्म। और वो जो आप खाते हो उसी न्यूट्रिशन से, अभी उसी प्रोडक्ट से टूट के, और या टूटना को ही, उसी प्रोसेस के द्वारा जो आप खाते हो उसका टूटने को ही कहा जाता है काटाबॉलिज्म। और इसी दोनों प्रोसेस को मिला के कहते हैं काटाबॉलिज्म और अनाबॉलिज्म। ये दोनों प्रोसेस को मिला के कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जो ये रहा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअल में दो प्रोसेस से वो पूर्ण होता है। तो एक तो कुछ का टूटना और नए प्रोडक्ट का बनना, ये दोनों प्रोसेस को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। और अगर उदाहरण उसका देखोगे, एग्जांपल जो काटाबॉलिज्म यानी कुछ उसी जो आप खाते हो वो टूटना है, बस टूटने को ही कहा जाता है काटाबॉलिज्म। यानी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस यानी जो आप खाते हो वो डाइजेस्ट होने के बाद बहुत छोटे छोटे अणु में परिणत होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। जो आप स्टार्च के जितने सारे खाते हो, स्टार्च यानी जो राइस, व्हीट, आटा, जो ब्रेड, ये जो सारी चीज़ें आप खाते हो वहाँ से आपको डाइजेस्ट होने के बाद जो सबसे छोटा अणु जो मिलता है वो होता है ग्लूकोज, C6H12O6। और इसी के साथ प्रतिक्रिया होता है ऑक्सीजन का, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा होता है ये सारे। और इससे ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया होने के बाद वहाँ से जो न्यू प्रोडक्ट बनता है वो होता है ATP। बस ये ATP को छोड़ो, बस ये जो ग्लूकोज का टूटना, ऑक्सीजन के साथ जो वो रिएक्ट करता है वो टूटता है, बस इसी प्रोसेस को कहते हैं काटाबॉलिज्म। और इसीलिए उसका ये रहा एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस होने के बाद, ये ग्लूकोज का टूटने के बाद जो ATP बन रहा है यहाँ पे, तो इसी ATP एक नई प्रोडक्ट हो गया। नई प्रोडक्ट का बनने को कहा जाता है अनाबॉलिज्म। जो भी आप चीज़ें खाते हैं उसी से ही जो नई प्रोडक्ट बनती है उसे कहते हैं अनाबॉलिज्म। तो अनाबॉलिज्म में एक तो ये ATP का भी जो निर्माण होता है, ये भी कह सकते हैं ये भी एक अनाबॉलिज्म प्रोसेस है। और एक है जो पेड़ों में होता है, पेड़ों में जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस में भी क्या होता है, वही जो पेड़ होते हैं वो सनलाइट का यूज करके जो क्लोरोफिल होता है उसी से वो वहाँ से ग्लूकोज, पेड़ों में ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो प्लांट में जो होते हैं वो ग्लूकोज बनते हैं, और उसी प्रोसेस को ही कहा जाता है अनाबॉलिज्म। और वैसे ये जो हमारे बॉडी में जो ATP बनता है रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा, रेस्पिरेशन प्रोसेस तो एक होता है काटाबॉलिज्म, यानी जो ग्लूकोज ऑक्सीजन का रिएक्ट करने को ही कहा जाता है काटाबॉलिज्म। यानी उसी प्रोसेस के द्वारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है यहाँ पे ATP, वो हो जाता है अनाबॉलिज्म। तो काटाबॉलिज्म अनाबॉलिज्म भी दोनों प्रोसेस के
प्रोसेस को मिला के कह सकते हैं आप, वो हो गया मेटाबॉलिज्म। फिर आते हैं बहुत सारे न्यूट्रिशंस के बारे में हम देखेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी जो हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड्स, वाटर, मिनरल। ये तो वैसे आपको ये जो न्यूट्रिशन होते हैं इसे 6 भागों में डिवाइड किया गया या 6 टाइप्स का होते हैं। एक तो होगा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के बाद आएगा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन। फिर आता है विटामिन्स, फैट्स, और दो रहा यहाँ पे होगा ये वाटर मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स, यानी वाटर के साथ साथ जो वाटर में आपको आयरन भी मिलता है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी ज़रूरत होती है, आयोडीन, ये सारे भी ज़रूरत होती है। तो वाटर के साथ मिनरल्स। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए, डीएनए, ये सब होते हैं जो हेरिडिटी की तरह हेरिडिटी में हेल्प करते हैं। तो ये सारे हो गए न्यूट्रिशन, जो कि 6 टाइप का होते हैं। तो ये जो होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है उसे तो आप ये वो ग्लूकोज से ही बनती है, इसलिए उसका फार्मूला भी ये रहा C6H12O6। जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है वही होता है कार्बोहाइड्रेट का। और बहुत सारे ग्लूकोज मिल के बनते हैं कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलेगा 4 किलो कैलोरी, जो एनर्जी 4 किलो कैलोरी का एनर्जी मिलेगा। अगर आप उसे जूल में कन्वर्ट करोगे तो उसमें बस 4 का गुना कर दो, वो हो गया 16 किलो जूल। तो कैलोरी का यूनिट बड़ा होता है जूल से, तो इसीलिए 4 किलो कैलोरी का वो इक्वल होता है 16 किलो जूल के बराबर। फिर वैसे ही जो कार्बोहाइड्रेट में जितना एनर्जी मिलता है, प्रोटीन में भी आपको उतना ही मिलेगा, जो कि 1 ग्राम प्रोटीन से मिलेगा आपको 4 किलो कैलोरी, और वही होता है 16 किलो जूल। तो कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, उसमें आपको समान मात्रा में मिलता है एनर्जी। और जो ये प्रोटीन होता है, जो ये प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन का सबसे या स्मॉलेस्ट यूनिट कह सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है एमिनो एसिड प्रोटीन का। और प्रोटीन आपको जैसे हो गया सोयाबीन हो गया, फिर जितने से पॉल्स यानी जो भी दाल हो गया, जितने सारे मीट, अंडे, फिश, ये सारी चीज़ों में आपको ज़्यादा मात्रा में मिलता है प्रोटीन। फिर आते हैं विटामिन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ये जो आपको 6 न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स हमने बताया, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें। कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी, प्रोटीन के बारे में भी, विटामिन, फैट्स, फिर वाटर, मिनरल्स, न्यूक्लिक, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट में। तो जो प्रोटीन होता है ये तो गया। फिर विटामिन में आ जाते हैं ए, फिर B1, B2, B3, B12 तक विटामिन हैं। फिर फैट्स, जो फैट्स होते हैं, फैट्स को लिपिड भी कहते हैं, याद रखना। जो फैट्स होते हैं इसी को लिपिड भी कहते हैं, लिपिड यहाँ पे लिख देता हूँ, फैट्स को ही लिपिड भी कहते हैं। तो फैट्स में आपको सबसे ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देखने को मिलता है, यानी 1 ग्राम फैट से आपको मिलेगा 9 किलो कैलोरी, जो कि 36 या 37 किलो जूल के आसपास होते हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी फैट से ही आपको एनर्जी मिलती है। फिर आ जाता है वाटर मिनरल्स, ये तो गया। वाटर के साथ साथ जो आप ये सारे मिनरल हो गया, फिर आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे हो गया। फिर न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए, ये सब। और जो एटीपी जो बनता है, जो एनाबॉलिज्म प्रोसेस मैंने बताया, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। और एटीपी जब टूटता है तो वहाँ से जो एक तो होता है एडीपी यानी एडेनोसाइन, ये डी का मतलब डाई यानी दो फॉस्फेट का अणु यहाँ पे होता है, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट से एक फॉस्फेट यहाँ पे था, ट्राईफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट था, 3 फॉस्फेट से एक फॉस्फेट यहाँ से अलग हो गया। जब अलग होता है एक फॉस्फेट तो यहाँ से एनर्जी निकलती है। तो हो गया, बहुत है 30.5 किलो जूल के आसपास होता है। वैसे ही जब एटीपी बनता है उस टाइम पे भी एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मिलन होता है, यानी एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलता है तो अब यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद वो बन जाता है एटीपी। इसीलिए इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी, क्योंकि एटीपी से ही आपको एनर्जी मिलती है। इसे एटीपी करेंसी भी कहा जाता है, शक्ति मुद्रा। तो ये रहा एटीपी।
तो एटीपी टूटकर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनता है और इतना एनर्जी देता है। और न्यूट्रिशन जो होते हैं उससे फिर से उनका यूजेस को लेकर अलग अलग उसका व्यवहार यूजेस को लेकर उसे फिर से डिवाइड किया जाता है, जो हम ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं, जो कि ज़्यादा मात्रा में हम हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो यानी अधिक मात्रा में जो हम यूज करते हैं वो होगा मैक्रो, यानी मैक्रो में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाटर। ये हम ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो इसीलिए इसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और कुछ हैं जो कि हमको कम से कम ज़रूरत पड़ती है, कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, उसे कहते हैं माइक्रो। तो माइक्रो में आ जाते हैं विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। न्यूक्लिक एसिड यानी जो न्यूक्लिक एसिड से जो आरएनए फिर डीएनए ये जो बनते हैं। फिर विटामिन्स भी तो हमको बहुत कम मात्रा में ही ज़रूरत होती है। फिर अगर विटामिन्स भी हमको बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है। फिर आता है बासल मेटाबॉलिक रेट, यानी एक नॉर्मल ह्यूमन्स को कितना मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है पर डे, उसे कहते हैं BMR। नॉर्मल बासल मेटाबॉलिक रेट। तो नॉर्मल होता है नॉर्मल बासल मेटाबॉलिक रेट होता है जो होता है वो होगा 1600 किलो कैलोरी पर डे। इतना तो एक नॉर्मल बंदे को चाहिए होता है, इतना एनर्जी, एक जो कि नॉर्मल। अगर वो काम करेगा यानी अगर वो लेबर होगा, ज़्यादा काम करता होगा, तो उसे 2200 से 5000 किलो कैलोरी का ज़रूरत पड़ती है। जो काम ज़्यादा करते हैं, जो कि लेबर्स हो गए, जो फार्मर्स, कंस्ट्रक्टर, वर्कर, वैसे ये उनको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है क्योंकि वो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिविटी करते हैं। और एक जूल, ये रहा एक जूल का बराबर होता है 0.239 कैलोरी, और एक कैलोरी होता है 4.184 जूल, यानी आप लोग को मान सकते हैं एक किलो कैलोरी होता है, एक किलो या एक कैलोरी होता है 4 गुना जूल के बराबर, ये सब कह सकते हैं। और एक कैलोरी से आपको मिलेगा 4 जूल। फिर हम आ जाएंगे यहाँ, ये मैंने बताया जो लेबर्स होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उनको ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको 2200 से 5000 किलो कैलोरी तक पर डे, या कह सकते हैं 18 यानी ये 18,000, यानी जब आप 2200 5000 से इसे अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो इतना आ जाएगा 18 से 21 किलो जूल पर डे का एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फिर हम आ जाते हैं जो कार्बन का प्रेजेंट को लेकर, तो कौन सी न्यूट्रिएंट्स में कार्बन होता है, कहाँ पे नहीं है, उसी को विचार करके ये जो ऑर्गेनिक यानी जिस चीज़ों पे कार्बन होता है उसे कहते हैं ऑर्गेनिक, यानी सब्सटेंस इन विच कार्बन इज प्रेजेंट, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक। जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से ही बनती है, C6H12O6, इसलिए यहाँ पे कार्बन है, तो इसलिए जो ग्लूकोज होता है या कार्बोहाइड्रेट्स या आप शुगर भी कह सकते हैं, वो होता है ऑर्गेनिक। फिर विटामिन में भी कार्बन प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ों से बनती है प्रोटीन, इसीलिए प्रोटीन को भी कहते हैं ऑर्गेनिक। फिर फैट्स में भी कार्बन की मौजूद होती है, न्यूक्लिक एसिड में भी, प्रोटीन में भी, ये तो मैंने बताया, फैट्स में भी। तो ये सारे चीज़ों को कहा जाता है ऑर्गेनिक, क्योंकि इसमें आपको कार्बन का प्रेजेंट होता है इसमें। और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक, यानी वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, इनऑर्गेनिक, इसलिए कार्बन इज एब्सेंट, इसलिए उसे इनऑर्गेनिक। जैसे कि हो गया वाटर, मिनरल्स, वाटर का फॉर्मूला ये है H2O, यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं है, इसलिए ये हुआ इनऑर्गेनिक।
और न्यूट्रिएंट्स यानी जो वाटर के साथ मिल के जो आयरन आता है, ये आयोडीन। फिर आ गया जो कैल्शियम आप खाते हो, ये जो नमक खाते हो NaCl, जो NaCl हो गया, इसमें भी कार्बन का प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी हो गया इनऑर्गेनिक। फिर जो कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये सारे हो गए इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी गया। फिर हम देखेंगे बॉडी का एक्टिविटी को लेकर, जो बेसिस बॉडी एक्टिविटी को लेकर उससे भी विचार करके कुछ तो होते हैं फ्यूल की तरह यूज होता है हमारे बॉडी में। फ्यूल यानी जो एनर्जी प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, उसे कहते हैं फ्यूल या एनर्जी सब्सटेंस, जो कि हो गए कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, जो कि ज़्यादा मात्रा में हम यूज करते हैं सिर्फ एनर्जी पाने के लिए जैसे। और मैंने तो ऑलरेडी बताया जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 1 ग्राम से मिलता है 4 किलो कैलोरी, और जो फैट्स होते हैं 1 ग्राम से आपको मिलेगा 9 किलो कैलोरी। सबसे ज़्यादा फैट से मिलता है एनर्जी। तो ये तो होगा एनर्जी सब्सटेंस या फ्यूल की तरह जो काम करता है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। और कुछ होते हैं बिल्डिंग सब्सटेंस, यानी जो हमारे बॉडी जो होता है, बॉडी का सेल डेवलप, बॉडी का डेवलप ग्रोथ होने में हेल्प करता है, वो होता है प्रोटीन। वो प्रोटीन होते हैं जो कि सेल जहाँ पे भी अगर हमारा सेल कहाँ पे कोट हो गया या डैमेज हो, उसे रिपेयर करने में भी इसी प्रोटीन का ज़रूरत पड़ती है। या जो छोटे बच्चे को आप देखेंगे, उससे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन की जो भी फूड्स होते हैं, प्रोटीन की टाइप का फूड्स ज़्यादा देते हैं। वैसे आजकल नहीं बहुत, इसीलिए हमारे भारत के जो गवर्नमेंट का स्कूल होता है, वहाँ पे आपको प्रोटीन का ज़्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन का पूर्ति के लिए बच्चों को ये जो पल्सेस दाल के साथ अंडे जो हो गया, दाल हो गया, तो दाल के साथ जो अंडे देते हैं, फिर सोयाबीन, ये सारे देते हैं ताकि जो प्रोटीन का लेवल है उस उनके बॉडी में पूर्ति हो सके या फुलफिल हो सके, इसलिए उनको ये जाता है उनके शरीर जैसे ठीक ठाक डेवलप हो सके। तो ये गया प्रोटीन हो गया, जो कि बिल्डिंग सब्सटेंस कहलाता है प्रोटीन को। हेल्प्स इन न्यू सेल, ये रहा सब प्रोटीन का, जो न्यू सेल बनाने के लिए भी प्रोटीन हेल्प करता है। फिर आ जाते हैं हम मेटाबॉलिक कंट्रोलर, यानी जो भी आप खाते हो उसे डाइजेस्ट करने के लिए भी जो मदद करता है डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि है वाटर। अगर आप खा के पानी नहीं पियोगे तो डाइजेस्ट ठीक से होगा नहीं, और वो आपको ठीक से एनर्जी भी नहीं मिलेगा, आपको वीक लगेगा। तो पानी की ज़रूरत पड़ती है डाइजेस्ट की जो प्रक्रिया होती है उसे हेल्प करने के लिए। फिर मिनरल्स की भी होती है, विटामिन्स की भी, जो कि ये जो मिनरल्स विटामिन्स और इसी और एक होता है एंजाइम, ये जो हमारे बॉडी में भी ऑलरेडी मौजूद होता है। तो ये सारे मिलके डाइजेशन क्रिया को और थोड़ा जल्दी करने में मदद करते हैं, और जिसके थ्रू हमको एनर्जी और हमारे बॉडी को, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए भी जो प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट करते हैं। जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होने के बाद एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है प्रोटीन का एमिनो एसिड। फिर जो स्टार्च हो या कार्बोहाइड्रेट हो, वो डाइजेस्ट होने के बाद बनता है ग्लूकोज C6H12O6। तो ये जो डाइजेस्ट का प्रक्रिया को जल्दी होने में ये सब हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं मेटाबॉलिक कंट्रोलर, यानी जो वाटर मिनरल्स विटामिन्स ये सारे हो गए। फिर होते हैं जेनेटिक सब्सटेंस जो कि हेरिडिटी सब्सटेंस भी कहलाते हैं, यानी जो सब्सटेंस कंट्रोल करते हैं हेरिडिटी, यानी जो पेरेंट्स का जो भी कैरेक्टर होता है, जो भी गुण होता है, वो लेके अब जो उनके बाद जो बच्चे आते हैं, उनका जो बच्चे तक लेने का जो काम करते हैं, वो होते हैं जेनेटिक सब्सटेंस। और हेरिडिटी वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड, या न्यूक्लिक एसिड से ही बनते हैं DNA RNA, ये सब न्यूक्लिक एसिड से ही बनते हैं। या कह सकते हैं तो DNA RNA होते हैं, उनका जो स्मॉल यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है न्यूक्लिक एसिड। और DNA का फुल फॉर्म तो ये रहा DNA, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या करता है, वो कैरी करता है जेनेटिक सिग्नल फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड। और जो RNA होता है
उसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। और उसका काम होता है जो भी डीएनए में चेंजेस करना होता है वो चेंजेस करता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। और प्रोटीन से ही जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम, यही एंजाइम प्रोटीन से ही बनते हैं, ये प्रोटीन से ही बनते हैं एंजाइम। और ये एंजाइम बनने के बाद ये जो भी चेंजेस करना होता है डीएनए में वो चेंज करता है। तो आरएनए एक तो उसका फुल फॉर्म होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस भी करता है। और ये जो स्पर्म ओवम, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। फिर जो स्पर्म में भी जो प्रोटीन का निर्माण करता है वही आरएनए होता है। जब वो वेजाइना के थ्रू जो जाता है यूटेरस से वो स्पर्म को जब ओवम के पास लेकर जब जाता है तो उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वो स्विम करके जाता है उतना डिस्टेंस तक, तो वहाँ पे भी ये जो आरएनए होता है स्पर्म में वो हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस करके उसे एनर्जी प्रोवाइड करने में। तो ये तो हो गया आरएनए का काम। और ये ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग और बिल्डिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द बॉडी को रिप्रोडक्शन करने में भी ये ही हेल्प करता है। और फिर इससे जो हम ये जो 6 टाइप का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 6 टाइप का, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर, मिनरल्स, फैट, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे को हम एक एक को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो अगर हम आज ये सारे को डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में वो इसी कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं।